नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 3 की एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अध्याय 1 और अध्याय 2 की एमसीक्यू का अपलोड किया था। उम्मीद करता हूं आपको वह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस चैनल पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की क्लासेस लगातार चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत रंग ला रही है, आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, लोगों का रेस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका की सामान्य साधारण बैठक एक बार बुलाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। तो अध्याय 3 की धारा 51, सबसे पहली जो धारा है अध्याय 3 की धारा 51 के अंदर हमने नगर पालिका की बैठकों के बारे में प्रावधान दिए गए थे, उनको अपनी क्लास में पढ़ा था। तो उस अधिनियम के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा सी 60 दिन। धारा 51 में बताया गया है कि नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 2 माह के भीतर भीतर एक बार अवश्य होना जरूरी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में बैठक बुलाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 52, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी धारा 51। हमने अभी चर्चा की कि अध्याय 1 की सबसे पहली धारा यानी कि धारा 51 में नगर पालिका की बैठकों के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में नगर पालिका की न्यूनतम कितनी बैठकें हो सकती हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। जैसे हमने धारा 51 में दिए गए प्रावधानों में देखा था कि 2 माह के अंदर अंदर यानी 60 दिनों के अंदर अंदर एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है, तो इस हिसाब से एक कैलेंडर वर्ष में आपकी 6 बैठकें न्यूनतम होनी ही चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है, धारा 52 में प्रावधान है। ऑप्शन ए सदस्यों की योग्यता, ऑप्शन बी सदस्यों के अधिकार, ऑप्शन सी सदस्यों की शपथ, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी सदस्यों के अधिकार। धारा 52 के अंदर नगर पालिका के सदस्यों के अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख से कितने दिवस के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिन। धारा 51 के अंदर बैठकों के प्रावधान है, उसमें यह भी बताया गया है कि अगर नगर पालिका के 1/3 सदस्य हस्ताक्षरित अनुरोध करें और संकल्प पारित करें, तो जिस दिन वो संकल्प पारित होगा या हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होगा उस तारीख के 7 दिन के अंदर अंदर अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी चाहिए। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उन 7 दिन जो निकल गए हैं उसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 10 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। यह सारे प्रावधान धारा 51 के अंदर दिए गए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, नगर पालिका सदस्य को अभिलेख निरीक्षण का अधिकार है। ऑप्शन ए धारा 51, ऑप्शन बी धारा 52, ऑप्शन सी धारा 53, ऑप्शन डी धारा 54। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 52, ऑप्शन डी। धारा 52 में नगर पालिका सदस्यों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, जिनमें एक अधिकार अभिलेख निरीक्षण का है। अगर नगर पालिका सदस्य चाहे तो वह मुख्य नगर पालिका अधिकारी को
सम्यक नोटिस देकर नगर पालिका कार्यालय में बिना फीस का भुगतान किए अभिलेखों अर्थात नगर पालिका के रिकॉर्डों का निरीक्षण कर सकता है और यह अधिकार उसको धारा 52 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 52, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 54, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान ऑप्शन बी धारा 53 के अंदर दिया गया है। धारा 53 या धारा 53 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है। धारा 52, ऑप्शन बी धारा 53, ऑप्शन सी धारा 54, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 54। धारा 54 के अंदर वार्ड समिति के गठन करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 1 लाख या अधिक, ऑप्शन बी 2 लाख या अधिक, ऑप्शन सी 3 लाख या अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लाख या अधिक। हमने धारा 54 जिसमें वार्ड समितियों के गठन की बात की गई है उसमें हमने पढ़ा था, यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 3 लाख या अधिक है वहां वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है और वार्ड समिति के अंदर या तो एक या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं, अर्थात किसी एक वार्ड से ही वार्ड समिति बनाई जा सकती है या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर भी वार्ड समिति बनाई जा सकती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी नगरपालिका उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य, ऑप्शन डी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य, ऑप्शन सी। धारा 54 में हमें बताया गया है कि यदि कोई वार्ड समिति केवल एक ही वार्ड से बनती है तो उस वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होगा वह उसी वार्ड का वार्ड मेंबर या नगरपालिका सदस्य होगा। और आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि वार्ड समिति यदि एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी है तो फिर वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो इस केस में आप याद रखिएगा कि जो वार्ड समिति हमने बनाई है और वो जिन जिन वार्डों से मिलकर बनी है उन सभी वार्डों के वार्ड मेंबर या नगरपालिका सदस्य में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुना जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये धारा 54 आपको समझ में आ गई होगी। हमने अपनी क्लासेस में इन सभी धाराओं को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखे होंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्लास के वीडियो जरूर देखें, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कार्यपालक समिति का प्रावधान है। ऑप्शन है आपके ए धारा 53, ऑप्शन बी धारा 54, ऑप्शन सी धारा 55, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 55। धारा 55 के अंदर नगरपालिका की समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक समिति में सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी विपक्ष का नेता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कार्यपालक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता ये तीनों शामिल होंगे, इसलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। धारा 55 के अंदर कार्यपालक समिति के बारे में बताया गया है। इस कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होंगे उनकी अगर चर्चा करें तो नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपालिका का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, नगर परिषद और नगर निगम के मामले में 7 सदस्य जिनमें 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, और नगरपालिका बोर्ड के मामले में 5 सदस्य जिन्हें नगरपालिका निर्धारित करे, और जो नगरपालिका समितियां बनेंगी उनके अध्यक्ष, ये सभी कार्यपालक समिति में शामिल होंगे। और कार्यपालक समिति का उल्लेख हमने देखा था धारा 55 में है।
कार्यपालक समिति के सदस्य कौन कौन होंगे उसके बारे में हमने बात कर ली। अगला प्रश्न है, नगर पालिका समिति में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो नगर पालिका समिति में अधिकतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। इसका सही जवाब सी 10 हो जाएगा। यानी कि धारा 55 के अंतर्गत जिन नगर पालिका समितियों का गठन करना है उनमें अधिकतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। ऑप्शन ए नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन सी विधायक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वह कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नगर परिषद के मामले में अधिकतम समितियां गठित हो सकती हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इस पूरे सब्जेक्ट में खूब फायदा मिलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। हमने धारा 55 में ही पढ़ा था कि जिन नगर पालिका समितियों का गठन होना है वह नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम 4 समितियों का गठन होगा, नगर परिषद के मामले में अधिकतम 6 समितियों का गठन कर सकते हैं और नगर निगम के मामले में 8 समितियों का गठन कर सकते हैं। और यहाँ हमारा प्रश्न था नगर परिषद के बारे में, तो नगर परिषद में अधिकतम समितियों की संख्या 6 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कार्यपालक समिति के अलावा जो समितियां नगर पालिका में होंगी वह है ऑप्शन ए स्वच्छता समिति, ऑप्शन बी वित्त समिति, ऑप्शन सी भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 55 में बताया गया है कि कार्यपालक समिति तो प्रत्येक नगर पालिका में होगी, लेकिन उसके अलावा भी अन्य समितियों का गठन किया जाएगा, जिनमें स्वच्छता समिति, वित्त समिति, गंदगी और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए समिति, स्वास्थ्य के लिए कोई समिति, भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति आदि समितियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए यहाँ सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समितियों में सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए धारा 53, बी धारा 54, सी धारा 55 और डी धारा 56। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 56 यानी कि धारा 56, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समिति में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। आप ये याद रखिएगा, नहीं होनी चाहिए, यानी कि समिति में बाहरी व्यक्तियों को यदि नियुक्त किया जाता है तो उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए आधे से अधिक, ऑप्शन बी 2/3 से अधिक, ऑप्शन सी 1/3 से अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3 से अधिक। धारा 56 में समितियों में बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की बात की गई है, यानी धारा 55 के अंतर्गत हम जिन समितियों का गठन कर रहे हैं उन समितियों में नगर पालिका सदस्यों के अलावा यदि कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उनकी नियुक्ति धारा 56 के आधार पर होगी। धारा 56 में क्या क्या बताया गया है वह हम देखते हैं। तो धारा 56 में यह बताया गया है कि यदि नगर पालिका के कम से कम आधे सदस्य संकल्प पारित कर हस्ताक्षरित अनुरोध करें तो किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। वह बाहरी व्यक्ति होगा कौन? तो वह बाहरी व्यक्ति नगर पालिका की राय में विशेष अर्हता रखता हो, यानी कि यदि वित्त समिति बनाई गई है तो नगर पालिका सदस्यों में कोई वित्त का विशेष अनुभव नहीं रखता है तो उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो नगर पालिका की राय में जो व्यक्ति वित्त से संबंधित कुछ विशेष अर्हताएं रखता है उसको वित्त समिति में शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समिति है
तो उसमें स्वास्थ्य के संबंध में विशेष अर्हता रखने वाले किसी बाहरी व्यक्ति को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन आप ये याद रखिए, अगले प्रश्न में हमने पढ़ा भी है कि समिति के अंदर 1/3 से बाहरी व्यक्तियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समितियों में अध्यक्ष के लिए प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 55, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 57, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 57। धारा 57 के अंदर समितियों के अध्यक्ष के लिए बात की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी नगर पालिका समिति में नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल नहीं हैं तो उस समिति का अध्यक्ष होगा ऑप्शन ए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन बी नगर पालिका द्वारा निर्धारित सदस्य, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिका द्वारा निर्धारित व्यक्ति। धारा 57 को एक बार हम समझ लेते हैं। धारा 57 के अंदर धारा 55 के अधीन जिन समितियों का हम गठन कर रहे हैं उन समितियों के अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए बात की गई है। धारा 57 में सबसे पहला पॉइंट यही बताया गया है कि यदि नगर पालिका की कोई समिति है, उस समिति में नगर पालिका का अध्यक्ष यदि शामिल है तो वह अध्यक्ष ही समिति का अध्यक्ष भी माना जाएगा, यानी कि नगर पालिका का अध्यक्ष उस समिति का भी पदेन अध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष नगर पालिका समिति में शामिल नहीं है और उपाध्यक्ष शामिल है तो उस स्थिति में नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है वह उस समिति का अध्यक्ष होगा। और यहाँ हमारा प्रश्न है कि किसी समिति में अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो इस स्थिति में हम समिति का अध्यक्ष किसे बनाएंगे? तो उस स्थिति में हम नगर पालिका द्वारा किसी सदस्य को निर्धारित किया जाएगा, उस सदस्य को हम अध्यक्ष बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, आप कमेंट जरूर करें, जिससे वीडियो के साथ आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 58 में प्रावधान है। ऑप्शन ए समितियों के गठन का, ऑप्शन बी समितियों के अध्यक्ष का, ऑप्शन सी समितियों की बैठक का, ऑप्शन डी समितियों के सदस्य का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समितियों की बैठक का। धारा 58 के अंदर समितियों की बैठक का प्रावधान है। इससे पहले हमने धारा 57 को देखा था जिसमें समितियों के अध्यक्ष की बात की गई थी, और समितियों के गठन की बात करें तो यह धारा 55 में उल्लेख किया गया है, और धारा 56 में समिति के अंदर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। आप बार बार रिवाइज करते रहें, ये धाराएं आपको सभी धाराएं याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए स्थानीय अधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी सचिव द्वारा, ऑप्शन सी नगरपालिका द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नगरपालिका द्वारा। यानी कि समितियां जो है वह जो भी संकल्प पारित करेंगी, नगरपालिका उसके द्वारा पारित सभी संकल्पों का पुनरीक्षण करेगी। इस प्रश्न का सही जवाब है नगरपालिका द्वारा। अगला प्रश्न है, वार्ड समिति के कृत्यों का विवरण है। ऑप्शन ए धारा 58 में, ऑप्शन बी धारा 59 में, ऑप्शन सी धारा 60, ऑप्शन डी धारा 61 में। तो वार्ड समिति के जो मुख्य कार्य हैं या कृत्यों का विवरण है वो धारा 60 के अंदर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वार्ड समितियों के गठन के लिए कौन सी धारा है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी इसी क्लास में हमने थोड़ी देर पहले उससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से वार्ड समिति के कार्य हैं। ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता, ऑप्शन बी स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहायता, ऑप्शन डी उद्यानों के रखरखाव में सहायता, ऑप्शन ई सभी। तो यहाँ ऑप्शन ई सभी कार्य ये वार्ड समिति के हैं। वार्ड समिति के कार्यों को एक बार देखें तो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायता करना, स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता करना, उद्यानों के रखरखाव में सहायता करना और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में सहायता करना,
यह सभी वार्ड समिति के कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 63। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 61। धारा 61 के अंदर समितियों को जो कार्य सौंपे जाएंगे वह वही कार्य होंगे जो धारा 57, धारा 157 और धारा 158 के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, और जो कार्य नगर पालिका द्वारा किए जा सकते हैं वही कार्य नगर पालिका समितियों को प्रत्यायोजित करेगी। तो यह धारा 61 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, सदस्यों की निर्भरता के कारण कार्यवाही दूषित नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 62। धारा 62 में बताया गया है, इसको एक बार आप अच्छे से समझिएगा, कि यदि अगर कोई नगर पालिका का सदस्य है जो नगर पालिका में अपना कार्य कर रहा है, सदस्य पर निर्वाचित हो चुका है और कार्य कर रहा है, यदि उस पर कोई निर्वाचन याचिका के द्वारा केस दर्ज हो जाए और वह उसमें अयोग्य घोषित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह शून्य घोषित नहीं होंगे, यानी उन कार्यों को किया हुआ माना जाएगा। यही इस प्रश्न में लिखा है कि यदि सदस्य निर्योग्य घोषित हो जाए तो उसके कारण उसकी जो कार्यवाही है, जो भी कार्य उसने किए हैं वह दूषित नहीं होंगे। इसको आप और इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई नगर पालिका सदस्य है, वह निर्वाचित हुआ और किसी व्यक्ति ने उस पर केस दर्ज कर दिया कि वह अयोग्य व्यक्ति है। जैसे कोई इस आधार पर उसकी योग्यता को चैलेंज कर सकता है कि वह निर्वाचन वाली तारीख पर 21 वर्ष की आयु नहीं थी उसकी। आपने ऐसे केस कई बार सुने भी होंगे। यदि वह व्यक्ति नगरपालिका सदस्य जो है इस केस को हार जाता है, अर्थात वह निर्वाचन वाली तारीख में 21 वर्ष का नहीं था, तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा, अर्थात उसको नगरपालिका सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो कार्य उसने कर लिए हैं उस टाइम, वह कार्य माने जाएंगे, उन कार्यों को खत्म नहीं किया जाएगा। तो यही बात धारा 62 के अंदर बताई गई है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका द्वारा किए गए कार्यों पर खर्च के लिए नगरपालिका निधि उत्तरदायी है, ऐसा प्रावधान किस धारा में है? तो ऑप्शन ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64, ऑप्शन बी धारा 65। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 63। धारा 63 के अंदर बताया गया है कि नगरपालिका द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उन सभी कार्यों पर जो रुपया खर्च होगा वह नगरपालिका निधि के द्वारा खर्च होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या नगरपालिका के सदस्य के द्वारा अपनी तरफ से खर्च नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना होगा, बल्कि नगरपालिका निधि से जो फंड उनको दिया जाएगा वह उसी फंड को नगरपालिका के कार्यों के लिए खर्च करेंगे। ऐसा प्रावधान धारा 63 के अंदर दिया गया है। एक बात और आप याद रखिए, धारा 63 के अंदर यदि नगरपालिका की किसी संपत्ति का नुकसान होता है, नगरपालिका की किसी संपत्ति की हानि होती है और उसका जिम्मेदार यदि नगरपालिका का कोई सदस्य या पदाधिकारी होता है और उस पदाधिकारी या सदस्य के कारण वह नुकसान होता है या उसके कर्तव्य पालन ढंग से नहीं करने के कारण नुकसान हुआ है, तो वह उस नुकसान के लिए दायी होगा। यह भी धारा 63 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के पदाधिकारियों का संविदा में हित नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 64, ऑप्शन सी धारा 65, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 64 धारा 64 ऑप्शन बी। आप इस पॉइंट को इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए नगरपालिका का कोई पदाधिकारी है, वह किसी नगरपालिका के कार्य में लगा हुआ है या कोई नगरपालिका का कार्य चल रहा है, उसमें वह शामिल है। यदि वह अधिकारी के रूप में शामिल है, कर्मचारी के रूप में शामिल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए उस नगरपालिका के कार्य में वह किसी और हैसियत से, जैसे नगरपालिका के कार्य में वह अपनी दुकान से, अपने रिश्तेदार की दुकान से,
अपने परिवारजन की दुकान से माल सप्लाई करवा रहा है और उस नगर पालिका का जो कार्य चल रहा है उससे फायदा ले रहा है, तो वह संविदा में हित रखना माना जाएगा। तो धारा 64 के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी पदाधिकारी संविदा में हित नहीं रखेगा। यदि वो संविदा में हित रखता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उम्मीद करता हूँ धारा 64 आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की किसी संविदा में हित रखने वाले सदस्य पर शास्ति का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा पेनल्टी का प्रावधान है। यानी कि नगर पालिका का कोई सदस्य यदि किसी नगर पालिका के काम में अपना हित रखता है तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी? ऑप्शन ए 3000 रुपये, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 10,000। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5000। धारा 65 में बताया गया है कि नगर पालिका का कोई सदस्य यदि गलत तरीके से नगर पालिका के कार्यों से फायदा उठाता है और धारा 65 के अधीन वह न्यायालय के समक्ष दोषी पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और इसी धारा में यह भी बताया गया है कि यदि कोई पदाधिकारी है और वह गलत तरीके से नगर पालिका के कार्यों से फायदा उठाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा प्लस उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप याद रखिए, जो सदस्य हैं उन पर 5000 रुपये का जुर्माना है और जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर 5000 रुपये का जुर्माना प्लस कार्रवाई दोनों होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका के सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं? ए धारा 64 के अनुसार, बी धारा 65 के अनुसार, सी धारा 66 के अनुसार और डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी धारा 66। धारा 66 के अनुसार नगर पालिका के सदस्यों को लोक सेवक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवक समझे जाएंगे? ऑप्शन ए नगर पालिका सदस्य, ऑप्शन बी नगर पालिका कर्मचारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यानी धारा 66 में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। धारा 66 के अंदर बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या कोई अन्य सदस्य हो और नगर पालिका का कर्मचारी, नगर पालिका के सेवक और नगर पालिका के कर का उद्ग्रहण करने वाला पट्टेदार और उस पट्टेदार के सभी कर्मचारी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ जो हमारा प्रश्न था उसके जो ऑप्शन थे उसके अनुसार ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। यहाँ हम अध्याय 3 की MCQ क्लासेस पूरी कर चुके हैं। लगभग हर धारा से हमने क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। कुछ धाराओं के अंदर इस प्रकार की भाषा दी गई है कि उससे प्रश्न पूछना संभव नहीं है, तो उनके प्रश्न नहीं बन पाए हैं। तो उनको हमने अधिकतर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने धाराएं पूछी हैं, तो उनमें क्या है लैंग्वेज इस प्रकार की दी गई है कि उनसे प्रश्न बनना थोड़ा मुश्किल है। बाकी लगभग हमने सभी धाराओं को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब अगली क्लास हमारी अध्याय 4 की होगी, उसे आप जरूर देखिए। पिछली वीडियो आपने क्लासेस की नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद MCQ क्लासेस भी करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें आप। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए पथिक अकेडमी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।